जब हमने शार्क टैंक इंडिया का शूट फिल्म सिटी में रैप किया था, तब मेरे बिना ब्लू टिक वाले प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर 285 फॉलोअर्स थे और मैं 315 लोगों को फॉलो करता था। जब मैंने इस शो के फर्स्ट सीजन के लिए अग्री किया, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यह शाय आदमी एक नेशनल यूथ आइकॉन बन जाएगा और सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और शार्क टैंक इंडिया ने मेरे लिए यही किया, या शायद मैंने ही ये सब किया। मेरे इनिशियल एंजल इन्वेस्टर्स में से एक वेंचर कैपिटलिस्ट था। वो शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स का पैनल बनाने में उनकी मदद कर रहा था और उन्होंने ही मेरा नाम रेकमेंड किया था। यह शो सोनी टेलीविजन पर आने वाला था। शार्क टैंक एक पॉपुलर इंटरनेशनल शो था जिसमें इन्वेस्टर्स या शार्क्स को बिजनेस ओनर्स पिच करते थे जिन्हें फंडिंग चाहिए होती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कभी कोई शार्क टैंक यूएस का एपिसोड पूरा नहीं देखा था, हालांकि मुझे उसके फॉर्मेट के बारे में पता था। जुलाई 2021 की शुरुआत में मैं शार्क टैंक इंडिया के शो रनर बिमल उन्नीकृष्णन नाम के जेंटलमैन से जूम कॉल पर बात कर रहा था। उस कॉल के बाद मेरे घर पर रिकॉर्डिंग सेशन सेटअप किया हुआ था जिसमें सोनी टीम की तरफ से कुछ मॉक पिचेस किए गए थे जिनका मुझे बिना प्रेपरेशन के जवाब देना था। मैंने जब सोनी का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर यह एसोसिएशन हो जाता है तो यह मुझे पब्लिक फिगर बना देगा। मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे इन्वेस्टर्स ये सोचें कि हेक्टिक बिजनेस डिलीवरेबल्स के चलते हुए भी अशनीर के पास दूसरी चीजें करने का टाइम है और ये बोलें कि अशनीर डिस्ट्रैक्ट या वेला हो गया है। मुझे याद है कि मैंने मिकी मल्का से उनका व्यू पूछा था। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पर्सनली अगर उनकी बात करें तो वो नहीं चाहते हैं कि वो जब किसी स्ट्रीट पर हों तब लोग उन्हें पहचाने, क्योंकि उन्हें वो सब पसंद नहीं था, और कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो। उसके बाद मैं सिकोया के हर्षजीत के पास गया और उनके भी इसके खिलाफ कोई स्ट्रांग व्यूज नहीं थे। मतलब मैं ये शो कर सकता था। उसके बाद सोनी के साथ एक और मॉक सेशन हुआ। इस सेशन में 2 अनकन्फर्म्ड शार्क्स थे, बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता और मैं। सोनी टीम इस सेशन को किसी होटल में रखना चाहती थी, तो मैंने उनसे कहा कि पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ये सेशन मेरे घर पर रख सकते हैं। मैं पहली बार अमन से मिल रहा था। मुझे याद है कि मैं उस वक्त सोच रहा था कि वो नर्वस एनर्जी से भरा हुआ है। उसको शार्क टैंक चाहिए था और वो शार्क टैंक इंडिया के पैनल पर आना चाहता था। उन्होंने हम दोनों को साथ में स्क्रीन किया। स्क्रीनिंग के बाद जब हम लंच में राजमा चावल खा रहे थे, तब मुझे याद है कि उसने मुझसे पूछा था, क्या लगता है अशनीर भाई, लेंगे या नहीं? और मैंने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है? और फिर उसने बहुत पैशनेट होकर कहा, मैंने शार्क टैंक देखकर धंधा बनाया है। तब जाकर मुझे पहली बार समझ आया कि शार्क टैंक इंडिया के शो पर आना एक बड़ी बात थी। एक और चीज जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि मुझे पता करना था कि दूसरे शार्क्स कौन हैं और क्या मैं उनके साथ शो में आ सकता हूं या नहीं। माधुरी ने फिर सोनी टीम से आगे की बात की और उसे समझ आ गया कि शो से सिर्फ स्टार्टअप सर्कल के अलावा भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है और इसलिए मुझे यह करना चाहिए। बिमल से बात करने के बाद उसे दूसरे को पैनलिस्ट्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया। उनमें से एक शादी.com के अनुपम मित्तल थे, जिन्हें मैंने खुद अपने सीड राउंड के दौरान पिच किया था। वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद सिकोया अपना पूरा पैसा डालना चाहता था, इसलिए मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं ली। उनके ऑफिस कैंटीन के डोसा सेलर के पास भी भारत पे का क्यूआर था और कई बार वो किसी सर्विस के लिए मुझे डायरेक्ट कॉल भी किया करते थे। दूसरों की बात करें तो लेंसकार्ट के पीयूष बंसल से मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने भी सॉफ्ट बैंक से पैसा रेज किया था, इसलिए एक सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टी फाउंडर के साथ स्टेज शेयर करने में मैं खुश था। मैं अमन से पहले ही मिल चुका था और जानता था कि उन्होंने D2C में शानदार बिजनेस बिल्ड किया था। हम जैसे आगे बढ़ते गए, मुझे पता चला कि शुगर कॉस्मेटिक्स की विनीता सिंह भी इस शो पर हैं। वो IIM में मुझसे 1 साल जूनियर थी और कैंपस में तो हमारी कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के बिजनेस की रिस्पेक्ट करते थे। एक इंसान जिसे मैं नहीं जानता था वो थी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की नमिता थापर, और मामा अर्थ की को फाउंडर गजल अलग के साथ मेरा कोई एपिसोड नहीं था। मैं खुश था कि मैं कुछ शानदार ऑपरेटिंग फाउंडर्स के साथ स्टेज शेयर कर रहा था, ना कि किसी ज्ञान पेलने वाले इन्वेस्टर या एंजल के साथ।
हालांकि मैं अभी भी टेलीविजन पर आने से घबरा रहा था। ये मेरे लिए बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। मैं कभी भी पब्लिक स्पीकर नहीं रहा हूं। मुझे याद है कि स्कूल में इतने सारे बच्चों के सामने मॉर्निंग न्यूज पढ़ते वक्त मेरे पैर कैसे कांप जाते थे। मैं जब वीकेंड पर पहले शूट के लिए जा रहा था तब भी मैं घबराया हुआ था। लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे काफी पॉजिटिव वाइब्स आई। एक सेलिब्रिटी की तरह हमारी खुद की वैनिटी वैन थी और मेकअप वाले लोग, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, बाउंसर्स भी थे। और जब हम सेट की तरफ जाते तब कोई हमारे साथ अम्ब्रेला पकड़कर भी चलता था। इतनी सारी इंपॉर्टेंस तो किसी कीमत पर ही आती है और मुझे वो मेरी लाइफ के गुस्से से चुकानी पड़ी, जो हर शूट के लिए मेरे साथ चलती थी। एक बार हमारे पहले शूट के दिन मैं जब अपनी वैनिटी वैन में था तब कॉस्ट्यूम डिजाइनर की असिस्टेंट एक यंग लड़की आई और फिर उसने मेरे पास आकर पूछा, अशनीर सर, कपड़े आ गए हैं, पहना दूं? उसे क्या पता था कि वैनिटी में एक और इंसान भी बैठा था और वो थी मेरी पॉजेसिव वाइफ माधुरी। माधुरी ने उसे मेरे तैयार होने तक बाहर वेट करने के लिए कहा और फिर वो बिमल के पास गई और उसे कहा कि हमें इतनी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ इन्हें। उसके एग्जैक्ट यही शब्द थे। उसने एक्सप्लेन किया कि हम कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स नहीं हैं, बल्कि नॉर्मल मिडिल क्लास बॉयज हैं जिन्हें ग्राउंडेड रखना चाहिए। उसने उन्हें यह भी कह दिया कि हमारा स्टाफ कम कर देना चाहिए और मेल शार्क्स के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम दादाज रखने चाहिए। और अगले ही दिन हम सबके स्टाफ को घटाकर आधा कर दिया गया। अमन इस बात से अपसेट था और फिर उसने माधुरी से पूछा, आप सारे शूट्स पर आओगे क्या? जब माधुरी ने उसे जवाब में हां कहा तो वो मेरे पास आया और मुझे साइड में ले जाकर कहने लगा, अशनीर भाई कुछ करो, सारा ग्लैमर ही खत्म हो गया है। हमारे कपड़े इतनी बार रिपीट किए जाते थे कि एक बार ऑडियंस में से फीडबैक ये आया कि इतने अमीर हो, कपड़े तो बदल लो। लेकिन शार्क टैंक की टीम श्योर नहीं थी कि कौन सा एपिसोड एयर किया जाएगा, एडिटिंग कैसे होगी और एपिसोड्स की कॉन्टिन्यूटी क्या रहेगी। इसलिए लोग हमें हर हफ्ते सेम कपड़ों में देखते थे। शार्क टैंक का बहुत बड़ा सेट था जिसे बनाने में उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ रुपए लगाए थे। इसे भी उसी सेट डिजाइनर ने बनाया था जिसने फेमस कॉफी विद करण का सेट बनाया था। सेट इतना ज्यादा बड़ा था कि हम हमारे एयरपीसेस के बिना सुन ही नहीं पाते थे कि दूसरे शार्क्स या कंटेस्टेंट्स क्या कह रहे हैं। पॉपुलर बिलीफ यही है कि सारे रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन शार्क टैंक बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हमें यह तक नहीं पता होता था कि उस दिन कितने पिचेस किए जाएंगे और कौन कंपनीज पिच कर रही हैं। वीकेंड्स को मिलाकर हर हफ्ते हम 3 दिन के लिए शूट करते थे। मैंने सारी डेट्स के लिए कमिट किया था, लेकिन एक डेट के लिए नहीं किया था और वो दिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल का दिन था। हर हफ्ते हम मुंबई के लिए ट्रैवल करते थे, या तो थर्सडे रात को संडे को वापस आने के लिए या फिर फ्राइडे रात को मंडे को वापस आने के लिए। पीयूष, अमन, माधुरी और मैं हर हफ्ते दिल्ली से फ्लाइट लेकर आते थे और इसलिए हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एयरपोर्ट पर अमन कई बार ये देखने के लिए मास्क निकालकर घूमता था कि क्या कोई उसे पहचानता है या नहीं, और फिर हम उसे छेड़ने के लिए कहते थे, तुझे कोई नहीं जानता। हम सेट्स पर काफी घंटे बिताते थे, कभी कभार तो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और इसलिए हम सबकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो गई थी। ये बॉन्डिंग तब खराब होती जब नमिता अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस से डिलिशियस चीजें खाने के लिए लाती। मेरा शार्क टैंक पर भी वही स्टाइल रहता था जैसा मैं असल जिंदगी में था, अपने व्यूज को बताने में बिल्कुल ऑनेस्ट। कुछ लोग अमेरिकन शो के एक शार्क और मेरे अंदर कई सिमिलैरिटीज निकालते थे। मैं बस अपनी तरह ही कर रहा था। मुझे याद है कि पहले कुछ एपिसोड्स के शूट्स के बाद बिमल ने मुझसे कहा था कि पहले तुम्हारी पिटाई होगी, लेकिन बाद में लोग तुम्हें पसंद करेंगे। शूट के शुरुआती दिनों में बिमल ने मुझे यह भी पूछा था कि क्या मैं कोई पार्ट एडिट करवाना चाहता हूं कि नहीं। मुझे पता था कि मैंने क्या बोला है, उस चीज में मैं विश्वास भी रखता हूं, इसलिए मैंने उन्हें पूरी फ्रीडम दी कि वो अपने हिसाब से सब यूज कर सकते हैं। चीजें वैसी ही हुई जैसी बिमल ने प्रिडिक्ट की थी। शो का पहला हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था, क्योंकि मैं अपने ब्लू टिक वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने के लिए रात को भी उठ जाता था। यह अलग बात है कि जितनी नफरत शार्क टैंक पर मेरे पिचेस को फीडबैक देने की वजह से इकट्ठा हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा तो भारत पे के ड्रामे की वजह से हुई थी। लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि बोर्डरूम की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से वो 0 पोस्ट और 0 फॉलोअर्स वाले फेक अकाउंट्स मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट्स करने से नहीं रुक रहे थे।
मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि तू चोर है साले, कोटक के बंदे को गाली क्यों दी। अगले हफ्ते से हालांकि चीजें बदलने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि मैं सच बोल रहा था, और फंडिंग नहीं देने के बाद फालतू में ही उनके बिजनेस मॉडल को प्रेज करने में कोई पॉइंट नहीं था। लोगों को मेरा हिंदी स्पीकिंग पर्सोना भी पसंद आ रहा था, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से रूटेड था। और तो और मैंने रियलाइज किया कि मुझे ज्यादातर बिजनेस वाले लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं इंग्लिश बोलने वाले वर्किंग क्लास लोगों का फेवरेट नहीं था। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो मैं मेजर्ड या पॉलिटिकली करेक्ट बंदे का बंदा ही नहीं हूं, और मैं मेरे कोशाक्स के साथ भी ऐसे ही रहता था। एक बार नमिता को लगा कि मैं एक कंटेस्टेंट के साथ कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो गया। वो बिल्कुल मुझे अपने व्यूज बता सकती थी, लेकिन उन्होंने जाकर दूसरे शार्क से इस बारे में बात की। मैंने उस वक्त भी ईयरपीस पहना हुआ था, सिर्फ इसलिए ही मुझे वो सुनाई दिया। मैंने उन्हें यह बताया और कहा कि अगर वो मुझे डायरेक्ट बोलती तो बेहतर रहता, और अगले ही दिन हमारे बीच चीजें सही हो गई। मैं उनसे मिला और उन्हें हक किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी बात से ऑफेंड नहीं हुआ था, मुझे बस वो चीज गलत लगी कि उन्होंने डायरेक्टली मुझे क्यों नहीं कहा, और फिर हमारे बीच चीजें क्लियर हो गई। पहला हफ्ता एक और चीज की वजह से मुश्किल था। कंटेस्टेंट्स अमन और विनीता को उनके कंज्यूमर फेसिंग D2C ब्रांड की वजह से जानते थे और उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। इसका मतलब यह था कि दूसरे शार्क्स से अच्छा ऑफर मिलने के बाद भी पिचर्स उन्हीं शार्क्स को इन्वेस्टर के रूप में लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें बिजनेस बिल्ड करने में ऑपरेशनल हेल्प मिल जाएगी। एक एपिसोड जो काफी फेमस भी हुआ था, उसमें मैंने अपना डिसप्लेजर बमर के फाउंडर को एक्सप्रेस किया था, और उसकी वजह से काफी पिचेस खराब हुए जिनमें मैं बैठा था। वो सब D2C शार्क्स के पास जाना चाहते थे। उस एपिसोड के बाद मुझे बताया गया था कि कंटेस्टेंट्स के बीच एक बात चल रही है, अशनीर से बच के रहना।